अस्सलाम वालेकुम डियर, वेलकम बैक टू अलहम कोचिंग एकेडमी। माय नेम इज़ अरशद हयात और आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, हमारा जो संडे टेस्ट है आज उसका दूसरा टेस्ट है और केमिस्ट्री के पोर्शन में हम थ्योरीज़ ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड गैसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे, मतलब केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। और जो स्टेट ऑफ मैटर है उसमें एक चैप्टर है गैसेस के बारे में, आज हमारा डिस्कशन होगा। चले स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर फर्स्ट से लिखा है कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, उसके एक पोस्टुलेट है कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी गैस मॉलिक्यूल इज़ आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल से हमारा मतलब क्या होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक गैस सिलेंडर ले लें और इसमें मैं कुछ मॉलिक्यूल्स को कंसिडर कर लूँ, कोई भी गैस यहाँ पर मैं डालूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस सेलेक्ट कर दें, तो आइडेंटिकल से मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसमें कोई भी दो मॉलिक्यूल कंसिडर करेंगे, इन दोनों मॉलिक्यूल का मास भी एक जैसा होगा, इन दोनों मॉलिक्यूल का साइज़ भी एक जैसा होगा और इन दोनों मॉलिक्यूल का शेप भी एक जैसा होगा। तो आइडेंटिकल से हमारा मतलब ये तीन प्रॉपर्टी हो सकती है कि ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस, इसका मास भी सिमिलर होगा, साइज़ भी सिमिलर होगा और शेप जो है वो भी सिमिलर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा कि साइज़ ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज सिमिलर एंड मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज सिमिलर। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। चले लिखा है कि अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, इसमें आप लोगों के पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो यहाँ पर बॉयल्स लॉ वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान रिलेशन है और एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो उसका ग्राफ हमारे पास हमेशा हाइपरबोला आएगा। यहाँ पर दो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट हुए हैं। अगर मैं यहाँ पर हर एक पॉइंट में चेक करूँगा तो हर एक पॉइंट पर मुझे टेम्परेचर कांस्टेंट मिलेगा, ये आइसोथर्मिक ग्राफ है। अगर मैं दूसरा एक्सपेरिमेंट देखूँ तो उसमें हर एक पॉइंट पर मुझे टेम्परेचर कांस्टेंट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि अगर आपके पास दो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट हुए हैं तो बताइए किस एक्सपेरिमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स एक्सेस पे मैं एक पॉइंट का सिलेक्शन कर रहा हूँ, ठीक हो गया यहाँ पर। अब इसी पॉइंट को मैं ऊपर जाके एक्सट्रापोलेट करूँगा तो ये यहाँ पर टच हो रहा है और यह जो है वो T1 जो है वो यहाँ पर टच हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो y एक्सेस पर ये जो है फॉर एग्ज़ाम्पल V2 हो जाएगा और यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरह एक्सट्रापोलेट कर दूँ तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ये V1 हो जाएगा। तो अगर मैं देखूँ तो यार V1 जो है वो V2 से ग्रेटर होगा। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम और टेम्परेचर हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो इसका मतलब ये है कि T1 जो है वो हमारे पास T2 से ग्रेटर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। जितना हाइपरबोलिक ग्राफ जितना x एक्सेस और y एक्सेस से फार अवे जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पर टेम्परेचर हमारे पास ज़्यादा है। चलें नेक्स्ट में लिखा है कि आइडियल गैस इक्वेशन हम 3 मोल के लिए किस तरह लिख रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT होगा और n जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ मोल है। यहाँ पर लिखा है कि 3 मोल, तो n की वैल्यू हम यहाँ पर 3 पुट करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, द यूनिट ऑफ बॉयल्स लॉ कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ कांस्टेंट का यूनिट क्या है? सो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू प्रेशर, ठीक हो गया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ पर अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊंगा तो कांस्टेंट लगाऊंगा के और यहाँ पर P हो जाएगा। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो PV इज इक्वल टू K हो जाएगा। समझ आ गई? यहाँ पर अब मैं K का अगर यूनिट निकालूँ तो प्रेशर का यूनिट जो है वो ATM हो जाएगा और वॉल्यूम का यूनिट जो है वो लीटर, और यहाँ पर मैं DM क्यूब लिख लूँ। तो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ATM DM क्यूब। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट में लिखा है कि अगर आपके लोगों के पास दो डिफरेंट गैसेस हो और दोनों को मैंने STP कंडीशन पर रखा है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर रखा है, और यहाँ पर आपको बताया है कि 0.5 ग्राम मैंने हाइड्रोजन गैस लिया है और 11.2 DM क्यूब जो है वो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया है। बताएं इसमें किसका वॉल्यूम ज़्यादा है? तो चले कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम तो ऑलरेडी मुझे गिवन है
यहाँ पर अगर मैं हाइड्रोजन का वॉल्यूम निकालूंगा तो इसको पहले मोल में कन्वर्ट करूंगा, तो मोल का फार्मूला है मास इन ग्राम यानी 0.5 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। हाइड्रोजन का मोलर मास जो है वो 2 ग्राम है। यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा 0.25 मोल आ जाएगा। समझ आ गई? तो 0.25 मोल में हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वो 5.6 dm³ होगा 8 STP पे। तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन का वॉल्यूम कम है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो वॉल्यूम ज़्यादा है। बिकॉज STP कंडीशन पर अगर मैं चेक करूँगा तो 1 मोल कोई भी अगर मैं गैस ले लूँ तो उसमें मेरे पास 22.4 dm³ होता है। अब हाइड्रोजन के मोल हमारे पास आ गए 0.25 मोल आ गए, तो इस पे कितना वॉल्यूम होगा, x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.6 dm³, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से कम है। तो दैट्स व्हाई STP कंडीशन पर कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम जो है वो 0.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से ज़्यादा होगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लोवेस्ट वेलोसिटी एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वेलोसिटी यानी अगर मैं रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन की बात करूं तो मीन वेलोसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी मोलर मास के। जितना मोलर मास ज़्यादा होगा वो वाला गैस जो है वो स्लो जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा मोलर मास जो है वो प्रोपेन का है, तो दैट्स व्हाई इसका जो वेलोसिटी है वो हमारे पास दूसरे गैसेस के मुकाबले में कम होगी। अच्छा, इसमें दोबारा लिखा है कि विच वन इज़ करेक्ट। मीन यहाँ पर चार्ल्स लॉ का ग्राफ है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन बताया है और एट कांस्टेंट प्रेशर पर। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। सो दैट्स व्हाई इसका जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। अब मुझे बताया है कि यार यहाँ पर 3 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट हुए हैं, तो बताए किस एक्सपेरिमेंट का प्रेशर ज़्यादा है। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि दोबारा यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ और इसी पॉइंट को अगर मैं एक्स्ट्रापोलेट कर दूँ तो यहाँ पर टच होगा, ये जो है वो यहाँ पर टच होगा और ये जो है वो यहाँ पर टच होगा। क्लियर है? तो चले मैं इसको इधर लेके आता हूँ, ये V1 हो जाएगा, इसको इधर लेके आता हूँ, ये V2 हो जाएगा और इसी तरह यहाँ पर ये V3 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ ना तो V3 कम है, सबसे कम वॉल्यूम जो है वो हमारे पास यहाँ पर है, V3 कम है। तो अकॉर्डिंग टू बॉयज़ लॉ जितना वॉल्यूम कम होगा तो ऑटोमेटिकली प्रेशर ज़्यादा होगा। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर P3 जो है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू P2 और P2 जो है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू P1। तो इसका एक और भी शॉर्टकट इस तरह नोट कर दे, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ जितना ग्राफ का स्लोप कम होता जाएगा उतना प्रेशर जो है वो बढ़ेगा। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C जो है वो करेक्ट होगा। अच्छा, द वैल्यू ऑफ A एंड B फॉर हाइड्रोजन गैस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। यहाँ पर नोट कर दें कि A और B, यहाँ पर A की जो वैल्यू होती है जो कि हम वंडरवॉल कांस्टेंट लेते हैं, तो A की वैल्यू वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। जिस गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उसकी A वैल्यू ज़्यादा होगी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करेगा। जितना मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा, साइज़ ज़्यादा होगा, लंडन डिस्पर्शन फोर्स ज़्यादा होगी। और B की जो वैल्यू है वो साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रहा है। जितना मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा होगा उतना ही B की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो अगर मैं हाइड्रोजन देखूँ तो हाइड्रोजन इतने छोटे मॉलिक्यूल है कि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं और इसका जो साइज़ है वो भी बहुत ज़्यादा छोटा है। तो दैट्स व्हाई हाइड्रोजन और हीलियम गैस के लिए ये बात नोट कर दें, हाइड्रोजन और हीलियम गैस के लिए A और B की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 होती है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर A जो है वो करेक्ट हो जाए। अच्छा, लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो लो प्रेशर पर कौन सा डिविएशन शो करेगा। सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लूँ, अगर मैं कोई और गैस लूँ तो यहाँ पर जो डिविएशन ऑफ गैसेस है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ गैस पे, प्रेशर पे और टेम्परेचर पे। तो चले यहाँ पर अगर मैं फॉर एग्जांपल प्रेशर की बात कर रहा है तो अगर मैं x एक्सिस पर प्रेशर पुट कर दूँ और यहाँ पर z की वैल्यू पुट कर दूँ, लेट सपोज अगर मेरे पास z की वैल्यू 1 है
तो इसका मतलब ये होगा कि यार ये वाला गैस जो है वो आइडियल गैस है। अगर Z की वैल्यू 1 होगी तो Z की वैल्यू 1 आइडियल गैस के लिए होगी। तो इसमें अगर मैं हाइड्रोजन और हीलियम गैस देखूँ तो ये दोनों हमेशा पॉजिटिव डिविएशन शो करेंगे। मतलब अगर Z की वैल्यू 1 से ऊपर हो तो इसका मतलब ये है कि यार ये पॉजिटिव डिविएशन शो कर रहे हैं और इसमें रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट है। और अगर Z की वैल्यू 1 से नीचे हो तो इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव डिविएशन शो कर रहे हैं और इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट हो रही है। तो यहाँ पर अगर मैं हाइड्रोजन और हीलियम के लिए देखूंगा तो वो हमेशा पॉजिटिव डिविएशन शो करेंगे, चाहे प्रेशर लो हो चाहे प्रेशर ज़्यादा हो, वो हमेशा पॉजिटिव डिविएशन शो कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर मैं कोई और गैस देखूँ ना, एनी अदर गैस, अगर हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा हो एनी अदर गैस, तो यार वो दो किस्म के डिविएशन शो कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो पहले नेगेटिव डिविएशन शो हो रहा है और फिर ग्राफ जो है वो ऊपर जा रहा है तो फिर पॉजिटिव डिविएशन शो हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यार यहाँ पर प्रेशर कम है, ये लो प्रेशर है, और जितना मैं उस साइड पर जा रहा हूँ तो प्रेशर ज़्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि बाकी जितने भी गैसेस हैं वो लो प्रेशर पर नेगेटिव डिविएशन शो कर रहे हैं और हाई प्रेशर पर जो है वो पॉजिटिव डिविएशन शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड लो प्रेशर पर मेरे पास नेगेटिव डिविएशन शो करेगा और हाई प्रेशर पर हमारे पास जो है वो फिर पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा। ठीक हो गया? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चले नेक्स्ट में लिखा है कि विच वन इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर ये एमसीक्यू इस तरह लिखा था कि अगर विच वन इज एब्सोल्यूट ज़ीरो तो फिर ऑल ऑप्शन ठीक होते। एब्सोल्यूट ज़ीरो वो टेम्परेचर होगा जहाँ पर गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मुझे लिखा है कि विच वन इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात जब भी की हो तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर से हमारा मतलब होगा कि टेम्परेचर को हम केल्विन में मेजर करेंगे। जहाँ पर केल्विन का यूनिट होता है वहाँ पर हम इसको नाम देते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। लेकिन अगर एब्सोल्यूट ज़ीरो लिखा होता तो फिर ये सारे ऑप्शन जो है वो ठीक होते। समझ आ गई? चलो, इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर 3 टाइम, अगर मैं टेम्परेचर को 3 टाइम बढ़ा दूं और प्रेशर को रिड्यूस कर दूं, ठीक हो गया, अप टू हाफ, तो बताए वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस जो है वो कितना होगा। तो चले यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। चले अब N और R ये तो हम यहाँ पर उड़ा देते हैं, कांस्टेंट है, तो यहाँ पर आ जाएगा PV इज इक्वल टू T। अब वॉल्यूम जो है वो बराबर होगा T डिवाइडेड बाई P के। चले अब यहाँ पर स्टेटमेंट की तरफ आ जाए। लिखा है कि अगर मैं टेम्परेचर को 3 टाइम बढ़ा दूँ तो T जो है वो 3 हो जाएगा और प्रेशर को रिड्यूस कर दो अप टू 1/2, और तो मैंने प्रेशर को रिड्यूस किया अप टू 1/2। क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, इस डिवीजन को यहाँ पर इस तरह। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 ऊपर चला जाएगा तो आंसर आ जाएगा 6। तो यार अगर टेम्परेचर को आप 3 टाइम बढ़ाओगे और प्रेशर को हाफ करोगे तो वॉल्यूम जो है वो 6 टाइम उसमें इंक्रीज आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। चले, विच वन है मोर इजीली लिक्विफाई, इसमें कौन सा गैस जो है वो सबसे आसानी से लिक्विफाई होगा। तो जिसकी ए वैल्यू ज़्यादा होगी तो ए वैल्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करेगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसका ज़्यादा होगा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, और जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो मोस्टली इजीली लिक्विफाई भी होगा। तो मीन यहाँ पर मैंने देखना है कि किस गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो अगर मैं अमोनिया को चेक करूँगा तो अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, सो जिसकी वजह से इसकी ए वैल्यू ज़्यादा है, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। दैट्स वाई ये मॉलिक्यूल जल्दी करीब आ जाएंगे और ये ईजिली लिक्विफाई हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। चले, रियल गैस ओबे गैसेस ला। अगर मैं फॉर एग्जांपल रियल गैस की बात करूँ ना, लेट सपोज अगर ये मेरे पास एक आइडियल गैस है और यहाँ पर अगर मैं फॉर एग्जांपल पूछूँ कि ये एक रियल गैस है, तो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस उसमें नो इंटरेक्शन होता है।
आइडियल गैस के मुताबिक यहाँ पर गैसेस मॉलिक्यूल में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता, नो इंटरेक्शन अमॉन्ग गैस मॉलिक्यूल। और अगर मैं रियल गैस की बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू रियल गैस यहाँ पर कुछ ना कुछ इंटरेक्शन ज़रूर होगा। तो मीन सम इंटरेक्शन आर प्रेजेंट। वो इंटरेक्शन अट्रैक्शन भी हो सकता है और वो इंटरेक्शन रिपल्शन भी हो सकता है। तो चले, अगर मैं अब आपसे पूछूं कि यार अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस नो इंटरेक्शन है, इसको ड्रा कर दे, तो आप कहोगे कि इंटरेक्शन उस सूरत नहीं होगा जब मॉलिक्यूल दूर होंगे। तो अगर दूर होंगे तो कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, और इंटरेक्शन उस सूरत पैदा हो सकता है कि अगर ये मॉलिक्यूल किसी तरीके से करीब आ जाए। तो अब देखिए, अगर इस मॉलिक्यूल को आपने करीब लाना है, आइडियल गैस को रियल में कन्वर्ट कर देना है, तो इसके लिए हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर की ज़रूरत होगी। तो इसका मतलब है कि यार अगर एक गैस रियल बिहेवियर शो करेगा तो दैट्स वाई वहाँ पर मैं हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर अप्लाई करूँगा। तो अगर एक गैस रियल गैसेस है तो दैट्स वाई वहाँ पर हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर की ज़रूरत होगी। चले, द यूनिट ऑफ वेपर डेंसिटी, दिस इज अ यूनिट लेस बिकॉज इट इज़ अ रिलेटिव प्रॉपर्टी। वेपर डेंसिटी में हम एक डेंसिटी मतलब एक गैसेस की जो डेंसिटी है वो हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करते हैं। मीन कोई भी गैस का मोलर मास हम 2 पर डिवाइड करेंगे, हाइड्रोजन गैस का मोलर मास 2 है, तो इट इज़ अ रिलेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज रिलेटिव प्रॉपर्टी का कोई भी यूनिट नहीं होता, तो इट इज़ अ यूनिट लेस। चले, आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्राफ ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो, तो एब्सोल्यूट ज़ीरो वो टेम्परेचर होता है जहां पर गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाता है। ये बात नोट कर लें, वो टेम्परेचर जहां पर गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक्स एक्सेस पर टेम्परेचर डिग्री में गिवन है, तो यार 0 डिग्री, इस ग्राफ का मतलब ये है ना कि 0 डिग्री वॉल्यूम ज़ीरो होगा। 0 डिग्री पर 0 सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम ऑफ अ गैस 0 ml होगा। तो यार ये वाली बात तो गलत है, ये वाली बात तो गलत है, क्योंकि वॉल्यूम 0 डिग्री पर नहीं होता। जब भी मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड को लूँगा तो वहाँ पर किसी भी गैस का वॉल्यूम 0 ml से ज़्यादा होगा। तो ये तो एब्सोल्यूट ज़ीरो का ग्राफ नहीं होगा। चले, अगर यहाँ पर मैं देखूँगा तो 0 डिग्री पर, इसका मतलब ये है कि 0 डिग्री पर देखो अब वॉल्यूम जो है वो ग्रेटर देन 0 है, वॉल्यूम ग्रेटर देन 0 है, तो ये भी सही है। यहाँ पर मुझे बताया है एब्सोल्यूट ज़ीरो का आपने सही ग्राफ बताना है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर एक्स्ट्रापोलेट करूँगा, देखो अगर यहाँ पर आप ये वाला ग्राफ फ़िलहाल कंसिडर करेंगे ना, ये वाला, तो इसका मतलब ये है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस का वॉल्यूम 0 ml से ज़्यादा होता है। लेकिन अगर मैं इसी को यहाँ पर ले आऊँगा तो इसका मतलब ये होगा कि यार वॉल्यूम 0 हो गया, और वॉल्यूम 0 हो गया तो ये तो 0 डिग्री है ना, तो ये साइड पर जो है वो नेगेटिव टेम्परेचर है। तो मीन -273 डिग्री पर गैस का वॉल्यूम 0 होता है, तो इट इज़ अ करेक्ट ग्राफ ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो। ये हमें बता रहा है कि वॉल्यूम 0 हो गया, और यहाँ पर जो है अगर मैं टेम्परेचर को नेगेटिव में लाऊंगा, -273 डिग्री तक पहुँचाऊँगा, तो उस टेम्परेचर पे किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है वो 0 हो जाएगा। तो इट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। चले, एन आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई, कह रहा है कि आइडियल गैस कभी भी लिक्विफाई नहीं होता। ये क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस वो कह रहा है कि गैसेस मॉलिक्यूल में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। तो जब तक अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होगी तो मॉलिक्यूल तो एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे, और जब एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे तो ऑटोमेटिकली गैस कभी भी लिक्विफाई नहीं होगा। जब तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा गैस कभी भी लिक्विफाई नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। चले, नेक्स्ट में लिखा है कि वंडरवॉल यानी रियल गैस जो है वो आइडियल गैस कब एक्ट करेगा। तो रियल गैस इक्वेशन जो है, लेट्स सपोज अगर मैं रियल गैस इक्वेशन लिखूँ AP × AN² डिवाइडेड बाई V², और इसी तरह V - NB, और ये हो जाएगा nRT। दिस इज द वंडरवॉल इक्वेशन और रियल गैस इक्वेशन।
कह रहा है कि इस रियल गैस इक्वेशन को ये कब आइडियल गैस इक्वेशन एक्ट करेगा, मीन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी तब एक्ट करेगा जब तक हमारे पास ए और बी की वैल्यू वो ज़ीरो होगी। आइडियल गैस के लिए ए और बी की वैल्यू हमेशा ज़ीरो होगी, ये बात नोट कर रहे हैं, क्योंकि आइडियल गैस कह रहा है कि कभी भी गैसेस में अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होंगे, तो दैट्स वाई ए की वैल्यू भी ज़ीरो होगी। और आइडियल गैस कह रहा है कि गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, दैट्स वाई बी की वैल्यू भी ज़ीरो होगी। तो अगर ए और बी की वैल्यू ज़ीरो होगी तो दैट्स वाई वैन डर वाल इक्वेशन जो है वो फिर आइडियल गैस इक्वेशन एक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि यार जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा और वॉल्यूम को भी नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो मीन ये मॉलिक्यूल को आप लोगों ने एक दूसरे से दूर ले जाना होगा। जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाएंगे तो दैट्स वाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़ीरो हो जाएगा। और मीन यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल में इतना ज़्यादा एम्प्टी स्पेस होगा कि आप गैस के मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये काम आप लोगों ने कब कर देना है कि अगर मैं लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करूँगा तो इस कंडीशन पर रियल गैस जो है, रियल गैस वो आइडियल गैस में कन्वर्ट होगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि नहीं आइडियल गैस को रियल गैस में कन्वर्ट कर दे, तो इसके लिए फिर आपको हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर तो अब मुझे बताया है कि वैन डर वाल यानी रियल गैस वो कब आइडियल गैस एक्ट करेगा, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर होना चाहिए। सो लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चले, विच वन इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ रियल गैस। कह रहा है कि रियल गैस के मुताबिक यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट का बताया है। तो लिखा है कि इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। ये बात गलत है, क्योंकि रियल गैस कह रहा है कि गैसेस में इंटरेक्शन होती है, गैसेस मॉलिक्यूल में अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है, जिसकी वजह से वो करीब आ सकते हैं और वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। समझ आ गई? तो इट कैन नॉट बी कन्वर्टेबल, ये वाली बात जो है वो रियल गैस के लिए गलत होगी। चले, अ गैस सच एज कार्बन डाइसल्फर ट्राइऑक्साइड, कह रहा है कि एक गैस है सल्फर ट्राइऑक्साइड है, वो मोस्ट लाइकली टू आइडियल बिहेवियर, वो कब आइडियल बिहेवियर एक्ट करेगा। तो मीन इसको मैं मॉलिक्यूल को दूर लेके जाऊंगा, और दूर कैसे लेके जाऊंगा कि वहां पर हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करूंगा और लो प्रेशर प्रोवाइड करूंगा। तो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर यहाँ पर एक गैस मोस्ट लाइकली आइडियल बिहेवियर एक्ट करेगा। चले, एक कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ पर लिखा है टेम्परेचर कांस्टेंट है, एंड इफ प्रेशर ऑफ गैस इज हाफ इट्स वॉल्यूम बिकम। जब कांस्टेंट प्रेशर होते इसका मतलब ये है कि यार सॉरी कांस्टेंट टेम्परेचर होते इसका मतलब ये है कि यार यहाँ पर बॉयज लॉ की बात हो रही है, और बॉयज लॉ के मुताबिक वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो अब आपको बताया है कि कांस्टेंट टेम्परेचर इसका मतलब है कि बॉयज लॉ की बात हो रही है, और अगर मैं प्रेशर को हाफ कर दूं, तो यार अगर प्रेशर को आप हाफ करोगे तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम डबल हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। अच्छा, इफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस इज हाफ एंड प्रेशर इज इंक्रीज 4 टाइम, बताए वॉल्यूम क्या होगा। तो दोबारा पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो एन और आर तो कॉमन है, तो चले पी वी इज इक्वल टू टी, वॉल्यूम किसके बराबर होगा, टी डिवाइडेड बाई पी के। चले, अब बता है कि प्रेशर को टेम्परेचर को आप लोगों ने हाफ कर देना है 1/2, और मैं इस वाले डिवीजन को अगर इस तरह लिखूं, चलो मैंने इस तरह लिखा, और लिखा है कि प्रेशर को आप इंक्रीज कर दे 4 टाइम, तो प्रेशर की जगह पर मैंने 4 लगाया। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/4, तो इसको सिंप्लीफाई कर दे तो आंसर आ जाएगा 1/8। तो यार अगर आप टेम्परेचर को हाफ करोगे और प्रेशर को इंक्रीज 4 टाइम करोगे, तो दैट्स वाई वॉल्यूम डिक्रीज जो है वो 8 टाइम आएगा। 1/8 है ना, 1/8 का मतलब है वॉल्यूम कम हुआ है। कितना कम हुआ है, 1/8 टाइम, मीन 8 टाइम वॉल्यूम में डिक्रीज आ जाएगा। एट व्हाट टेम्परेचर, लिखा है कि वो कौन सा टेम्परेचर है जहां पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट एक दूसरे के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। यहाँ पर आप ऐसा करें ना कि सेंटीग्रेड बराबर होता है फ़ारेनहाइट
-32 डिवाइडेड बाई 1.8। तो आप लोग ऐसा करें कि सेंटीग्रेड की वैल्यू -40 पुट कर दें, सेंटीग्रेड की वैल्यू -40 पुट कर दे, इसको सिंप्लीफाई कर दे, फ़ारेनहाइट जो है वो भी आप लोगों के पास -40 आ जाएगा। तो -40 ऐसा नंबर है कि -40 सेंटीग्रेड ये -40 फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। चले, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यार 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 16 ग्राम का मतलब है कि 0.5 मोल की बात हो रही है, क्योंकि 1 मोल ऑक्सीजन जो है वो 32 ग्राम के बराबर होता है। तो मीन 0.5 मोल की बात हो रही है। तो अगर आप 1 मोल गैस लोगे तो इसमें 22.4 dm³ होगा, और अगर आप हाफ मोल लोगे तो ये भी हाफ हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है वो 11.2 dm³ हो जाएगा। चले, इसमें लिखा है कि इफ z ग्रेटर देन 1, अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर z जो है वो 1 से ज़्यादा हो, तो बताए कि इसमें कौन सा पॉइंट सेलेक्ट करेंगे जो कि करेक्ट होगा। तो हमारे पास z बराबर होता है PV इज इक्वल टू nRT के, डिवाइड बाय nRT के। तो यार अगर फॉर एग्जांपल z की वैल्यू 1 हो तो वहाँ पर तो हम कंसिडर करेंगे कि ये 100% आइडियल गैस है। तो वहाँ पे तो बात ही क्लियर हो गई, 100% आइडियल गैस है, नो इंटरेक्शन होगा, 0% डिविएशन होगी। अब अगर फॉर एग्जांपल z की वैल्यू 1 से ग्रेटर आ गई, z की वैल्यू 1 से ग्रेटर आ गई, और अगर आप फॉर एग्जांपल z की वैल्यू 1 से कम आ गई, तो यार z की वैल्यू 1 से ग्रेटर तब आएगी कि ये ऊपर वाला टर्म जो है PV/nRT से ग्रेटर हो। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो PV, देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसको हम नाम देते हैं कि ये पॉजिटिव डिविएशन है, और अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि उस टाइम गैसेस में रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट हो रही है, रिपल्सिव फोर्सेस, गैसेस में रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट हो रही है, दैट्स वाई, इसी वजह से तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। और अगर z की वैल्यू 1 से कम हो तो इसका मतलब ये होगा कि PV/nRT से कम है। तो यार देखिए अब वॉल्यूम कम हो रहा है, तो वॉल्यूम कम होने का मतलब है नेगेटिव डिविएशन हो रही है, और जब वॉल्यूम कम होगा इसका मतलब ये होगा कि गैसेस के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट हो रही है, गैसेस में अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा हो रहा है। तो लिखा है कि इफ z ग्रेटर देन 1, तो आइडियल गैस, ये वाली बात तो गलत है, क्योंकि आइडियल गैस के लिए z इक्वल टू 1 होता है। रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट, यस, z ग्रेटर देन 1, यस, रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट है। और यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं, वो तो हमारे पास जब z की वैल्यू 1 से कम होगी, और नेगेटिव डिविएशन भी कब होगा, जब z की वैल्यू 1 से कम होगी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आएगा z इज़ ग्रेटर देन 1, तो वहाँ पर रिपल्सिव फोर्सेस हमारे पास डोमिनेंट हो रही है। चले, विच वन है पोलर मॉलिक्यूल। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें लोन पेयर है, जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर जो है वो बेंड हो जाता है, तो वो पोलर होगा। Which one is extend from its octet, कह रहा है कि इसमें कौन सा सेंट्रल एटम है जिसका आखिरी में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो। तो द करेक्ट ऑप्शन इज SF6। यहाँ पर देखें ना, सल्फर ने 6 बॉन्ड बनाए हैं, तो 6 बॉन्ड का मतलब ये है एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सल्फर जो है उसके आखिर में 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये अपना ऑक्टेट जो है वो एक्सटेंड कर रहा है, और इसको हम हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल कहते हैं, हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एक्सपेक्टेड टू हैव नॉन जीरो डाइपोल मूवमेंट, कह रहा है नॉन जीरो, जिसका कोई ना कोई डाइपोल मूवमेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। SnCl2 जो है उसका बेंड स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से इसका डाइपोल मूवमेंट एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहा, तो नेट डाइपोल मूवमेंट जो है इसका ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। वाल यहाँ पर इसका डाइपोल मूवमेंट एक दूसरे को कैंसिल करेगा, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और CH4 का जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर होगा। शेप ऑफ SnCl2, तो ये बेंड है, क्योंकि एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है और 2 जो है वो बॉन्ड पेयर है, जिसकी वजह से अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी इसका शेप जो है वो बेंड होगा, या वी शेप होगा, या इसको जो है हम एंगुलर भी कहते हैं।
अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेशन ऑफ वेस्पर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का जो शेप है वो वेस्पर थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया था, तो वो मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम हो वो वेस्पर थ्योरी के लिमिटेशन में आ रही है। चलो नेक्स्ट है कि विच वन है सिमिलर, जिसका शेप और ज्योमेट्री सिमिलर हो। तो शेप और ज्योमेट्री तब सिमिलर होगी जब सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं होगा। जब भी सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं होगा तो इसका शेप और इसकी ज्योमेट्री सिमिलर होगी। सो द ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में सेंट्रल एटम के साथ लोन पेयर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन ने दोनों ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया है, तो इसका शेप भी लीनियर है और इसकी ज्योमेट्री जो है वो भी लीनियर होगी। अच्छा, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड, आपने सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए ट्रिक है हमारे पास n-1। n जो है वो टोटल एटम होंगे, तो 2 और 5 7 8 9 9 - 1 यहाँ पर 8 जो है वो टोटल सिग्मा बॉन्ड होंगे। यहाँ पर अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें तो 2 कार्बन है और 5 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड एसिटामाइड। तो अगर मैं यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड भी कैलकुलेट करूँगा, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्मा बॉन्ड है और एक जो है इसमें पाई बॉन्ड मौजूद है। ये तो आपको एक याद करने वाली चीज़ है कि 1 dBi जो है वो इतने कूलम मीटर के बराबर होती है। चले, वाटर मॉलिक्यूल, इसका शेप वी है, बिल्कुल वी शेप है। इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल इसलिए है क्योंकि वाटर में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। और यार वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, तो इसका डायपोल मूवमेंट भी ग्रेटर देन 0 होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस, क्योंकि इसमें वाटर के लिए सारी बातें जो है वो करेक्ट कंसिडर किए जाएंगे। अच्छा, विच वन हैव डायरेक्ट रिलेशन विद बॉन्ड एंगल। तो जब भी हम बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो बॉन्ड एंगल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा एस कैरेक्टर के। जितना एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। तो पहला हम लोगों ने इस पॉइंट को देखना है। फॉर एग्जांपल एस कैरेक्टर सब में सेम हो तो फिर बॉन्ड एंगल जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है लोन पेयर के। जितने लोन पेयर ज़्यादा होंगे बॉन्ड एंगल कम होगा। और फॉर एग्जांपल अगर ये सेकंड पॉइंट भी सेम हो तो फिर हम देखेंगे कि यार अगर सराउंडिंग एटम सेम हो और सेंट्रल एटम जो है वो डिफरेंट हो, सराउंडिंग एटम सेम हो सेंट्रल एटम डिफरेंट हो, तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बॉन्ड एंगल का डायरेक्ट रिलेशन होगा। और अगर इस तरह नहीं है, अगर फॉर एग्जांपल सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो और सेंट्रल एटम जो है वो अगर हमारे पास सेम हो, तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का और बॉन्ड एंगल का आपस में इनवर्स रिलेशन होगा। तो इसमें एस कैरेक्टर और बॉन्ड एंगल का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। चलो, हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर आपको इस तरह कोई इनऑर्गेनिक आयंस गिवन हो तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके लिए ट्रिक नोट कर दे, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बराबर होंगे नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम के। तो इसमें सेंट्रल एटम सल्फर है और सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन है। कितने सराउंडिंग एटम है? 4 है, तो इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास पॉसिबल होंगे। बॉन्ड ऑर्डर, तो वो सारे मॉलिक्यूल जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो या 20 इलेक्ट्रॉन हो, इसका बॉन्ड ऑर्डर हमेशा 0 होगा। 4 इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल अगर मैं हीलियम ले लूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं H2-2 ले लूँ, 8 इलेक्ट्रॉन की अगर बात कर ले तो जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो, फॉर एग्जांपल Be2 ले लूँ तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और 20 इलेक्ट्रॉन यानी नियान अगर आप कंसिडर कर ले तो 4, 8 एंड 20 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो हमेशा 0 होगा। लाइक फॉर एग्जांपल F2 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, लेकिन अगर मैं -2 लिखूँ तो 20 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 20 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा, 8 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा और 4 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर भी 0 होगा।
चले डायपोल मोमेंट, ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि हम यहाँ पर इसको इस साइन से डिनोट करते हैं, और ये टेल जो है वो उस एटम की तरफ होना चाहिए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, और ये हेड उसकी तरफ होना चाहिए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो। तो डायपोल मोमेंट हमें इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन बताती है फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। सो दैट्स व्हाई इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, विच वन हैव नॉन पोलर बट स्टिल डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन जीरो। हम लोग ऐसा कहते हैं कि जिसका डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन जीरो होगा तो यार वो पोलर होगा, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शनल केस है, कह रहा है कि वो मॉलिक्यूल बताए जो कि नॉन पोलर है लेकिन स्टिल उसका डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन जीरो है। तो यार ये तो उलट सी बात हो गई। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन ग्रुप 4 से है तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन ग्रुप 6 से है तो 6 जो है इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। समझ आ गई। यहाँ पर 2 बॉन्ड इसने बना दिए, तो यार ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया लेकिन कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो यार ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा होंगे, तो इसका नेट डायपोल मोमेंट होगा। लेकिन कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन जो लॉन पेयर है इसको दोबारा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू डोनेट कर रहा है। तो अगर आप देखें इसका नेट डायपोल मूवमेंट तो है, लेकिन ऑक्सीजन इससे जितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो दोबारा वही एक लॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो ये कैंसिल हो जाते हैं। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल जो होगा वो नॉन पोलर होगा। सो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है। चले, नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड बिकॉज ये पीरियड नंबर 2 से है और इसमें लेक ऑफ डी ऑर्बिटल होती है। तो लेक ऑफ डी ऑर्बिटल की वजह से 1s2 2s2 एंड 2p3, तो ये 3 इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो ये 3 बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन अगर ये 5 बॉन्ड बनाएंगे तो यार ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डी ऑर्बिटल को डोनेट होगा, जो कि इसमें डी ऑर्बिटल है ही नहीं, तो दैट्स वाई ये कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकते। हाँ, फास्फोरस अभी एक स्टेप नीचे आ जाए, उसमें डी ऑर्बिटल मौजूद है, तो दैट्स वाई फास्फोरस जो है वो फिर 5 बॉन्ड बना सकते हैं, बिकॉज वहाँ पर 3s से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 3d में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसमें 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन फास्फोरस में हो सकते हैं लेकिन नाइट्रोजन में नहीं हो सकते। Which of the following cannot extend from octet? तो ग्रुप नंबर 3 बात नोट कर दे, ग्रुप नंबर 3 अपना ऑक्टेट एक्सटेंड नहीं कर सकता क्योंकि इसके वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाते हैं। 3 बॉन्ड बनाने का मतलब है 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। चले, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, तो नाइट्रोजन ने अपने दूसरे एटम के साथ नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाया है, और जब भी ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 जो है हमारे पास पाई बॉन्ड होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर 1 सिग्मा एंड 2 जो है वो पाई बॉन्ड होंगे। अच्छा, ये भी एक एक्सेप्शनल है, शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ बताना है, तो यार फ्लोरीन का साइज छोटा है, यहाँ पे फिर क्लोरीन हो जाएगा, यहाँ पे फिर ब्रोमीन हो जाएगा, इस तरह जो आप लोगों को इस तरह लग रहा है, और फिर आयोडीन हो जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन की वजह से और हाई न्यूक्लियर अट्रैक्शन और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये फ्लोरीन अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, ये अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड लेंथ क्लोरीन से भी ज़्यादा हो जाएगा और ब्रोमीन से भी ज़्यादा हो जाएगा। सो द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास इस तरह होगा। तो इसका जो करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर है यार वो हमारे पास इस तरह है, ये नोट कर दे। ये इसमें एक एक्सेप्शनल है कि स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन की वजह से वो उसमें दोनों में रिपल्जन होती है, तो उसका बॉन्ड लेंथ क्लोरीन से भी ज़्यादा हो जाएगा, ब्रोमीन से भी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आयोडीन से फिर भी कम रहेगा। चले, हाउ मेनी बॉन्ड्स ऑफ sp3 एंड s ऑर्बिटल इन प्रोपाइन। तो चले यहाँ पर हम प्रोपाइन का पहले स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड एक कार्बन ने बनाया है और इसने इसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाया है। तो यार कार्बन तो 4 बॉन्ड पूरे करता है, तो इसका मतलब है कि इसमें एक हाइड्रोजन मौजूद है। इस कार्बन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाए हैं, इसके साथ हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इस कार्बन के साथ जो है वो 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो sp3 वाला यहाँ पर ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज है, ये भी sp हाइब्रिडाइज है, लेकिन ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है।
अब sp3 और s का एक बॉन्ड, sp3 और s का दूसरा बॉन्ड और sp3 और s का तीसरा बॉन्ड। तो sp3 और s के दरमियान जो बॉन्ड बने हैं वो हमारे पास 3 बॉन्ड हैं। और अगर हम देखें तो sp और s के दरमियान जो बॉन्ड बना है वो हमारे पास इसमें एक बॉन्ड मौजूद है। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। चले, अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। ये बात नोट कर देना, z की वैल्यू यार अगर 1 से कम होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि गैसेस में अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो डोमिनेंट है, गैसेस में अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट है। अब ये बात नोट कर दे कि z की वैल्यू 1 से जितना कम होगा, जितना नीचे आएगा अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। z की वैल्यू 1 से जितना ऊपर जाएगा रिपल्सिव डोमिनेंट होगा। तो अब मुझे पता है कि इसको अरेंज कर दे, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस के बेस पे अरेंज कर दे। तो z की वैल्यू सबसे कम 0.1, 1 से जितना नीचे तो इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो सबसे कम जो है वो d है, तो इसमें d में अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा, फिर c होगा, फिर b होगा और फिर जो है वो a होगा। तो ऑप्शन नंबर b जो है वो करेक्ट होगा। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो सबके सेंट्रल एटम में जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन का आपने पास फार्मूला नोट कर दे, 1/2 इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम आप लोगों ने कैसे बताना है, ग्रुप नंबर से बताना है, प्लस मानो वैलेंट एटम हो जाएगा, मानो वैलेंट एटम प्लस एनाइन एंड माइनस केटाइन। तो चले, इसमें केटाइन और एनाइन तो नहीं है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो सेंट्रल एटम यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो मैं इस फार्मूले में डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं इस फार्मूले में डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ 1/2 6 मोनोवेलेंट 2 है, समझ आ गई। तो इसको सिंप्लीफाई कर दे, आंसर 4 आएगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा। यहाँ पर देखिए सेंट्रल एटम 1/2 नाइट्रोजन इज सेंट्रल एटम, ग्रुप 5 से है 5, मोनोवेलेंट एटम 3 है, तो यार यहाँ से भी आंसर 4 आएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और 1/2 सेंट्रल एटम कार्बन है, ग्रुप 4 से 4 प्लस मोनोवेलेंट एटम यहाँ पर भी 4 है, तो यार यहाँ से भी आंसर 4 आएगा। तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। सबकी ज्योमेट्री हमारे पास टेट्राहेड्रल होगी, लेकिन शेप जो है वो फिर सबका डिफरेंट होगा, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने लोन पेयर भी निकालने हैं। तो सब में हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और हमारे पास जो नेक्स्ट संडे टेस्ट होगा जो कि 13 जुलाई को आएगा, 13 जुलाई को, तो केमिस्ट्री पोर्शन जो है उसमें एक लिक्विड चैप्टर इंक्लूड है और एक जो है हमारे पास सॉलिड चैप्टर इंक्लूड होगा, यानी चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 जो है उसमें हमारे पास नेक्स्ट संडे टेस्ट होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।